नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। इलाहाबाद कोर्ट ने मौलाना गैंग को एक के बाद एक झटके दिए हैं। एक तरफ जहां कोर्ट ने मदरसों की विदेश फंडिंग और टेरर फंडिंग के आरोपों की जांच में इंटरफेयर करने से साफ मना कर दिया है, यानी अब जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी तरह आजाद है। वहीं दूसरी तरफ निकाह, हलाला और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन प्रथाओं की आड़ में महिलाओं से दुष्कर्म की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो कैसे मदरसा की जांच से लेकर महिलाओं के अधिकार तक पर मौलाना गैंग की हलचल बढ़ गई है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करें अगर मदरसाओं की, तो इसमें मौलाना गैंग को कैसे झटका लगा है? देखिए, जिस तरीके से इन लोगों ने जांच को रोकने की कोशिश की, ये इनकी मानसिकता, इंटेंशन को दिखाता है। अगर जांच से ही आप डर जाओगे तो सच्चाई सामने आएगी कैसे? मदरसों का सर्वे हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर जी। उसके बाद जब सर्वे में कुछ मदरसों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 4000 के करीब मदरसे थे, जिसके ऊपर जांच आगे करने के लिए कि इन मदरसों की फंडिंग जो बैंक के द्वारा फंडिंग हुई है, यानी कि जो वाइट मनी कहा जा सकता है क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुआ है, उसमें भी अभी कुछ ऐसे जानकारी मिली है जिससे लगता है कि विदेशों से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि जो पैसे भेजने वाला है उसने अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। दूसरी तरफ ये बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुए उसके अलावा भी इनके पास पैसे आए, और वो पैसे जो आए हैं उसको ब्लैक मनी कहा जा सकता है, तो उसकी भी जानकारी चाहिए। फिर सर्वे में ये जानकारी मिली कि इन लोगों ने मदरसे जो चला रहे हैं उसको अगर सरकार से अनुदान नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन इनके पास है, छात्र कितने हैं और खर्च कितने दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने हॉस्टल की बात की है लेकिन हॉस्टल में बच्चे नहीं हैं, और जब इनका बैलेंस शीट देखा गया तो हॉस्टल में भी बच्चों के ऊपर खर्च दिखाए गए हैं, यानी कि फंड का डाइवर्जन किया जा रहा है। मदरसा के पास जो पैसे आ रहे हैं उस फंड का डाइवर्जन किया जा रहा है दूसरे कामों के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं है। एजुकेशन के अलावा अगर दूसरे काम के लिए पैसे जा रहे हैं तो उसमें शक पैदा होता है कि कहीं कन्वर्जन तो नहीं हो रहा, कन्वर्जन का रैकेट तो नहीं इन मदरसों के पैसे से चल रहा, कहीं इन मदरसों के पैसे आते हैं एजुकेशन के लिए और फिर उसे मस्जिद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी किसी क्षेत्र में मस्जिद की डिमांड आई, वहां मस्जिद बनाने के लिए मदरसे से पैसे आए, क्योंकि डायरेक्ट अगर अरब कंट्री से पैसे भेजने होंगे केवल मस्जिद के लिए तो मुश्किल पैदा हो जाएगी कि आप किस अथॉरिटी को भेजोगे। लेकिन मदरसा चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो अगर विदेश से उसे पैसे भेजे जाते हैं, अगर 200 छात्र पढ़ रहे हैं, उसकी संख्या रजिस्टर में बढ़ाकर 2500 कर दी गई, तो वो जो बचे हुए पैसे हैं उसका डाइवर्जन होता है। तो ये सारे जानकारी मदरसा के सर्वे में मिली। उसके बाद एसआईटी से इसकी जांच कराने की मांग हुई कि नहीं, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि बैंक का ट्रांजैक्शन क्या है, इन मदरसों की फंडिंग क्या है, फंड देने वाले लोग कहां हैं, किस आधार पर फंड दे रहे हैं, क्या यहां पर फंड देने के लिए एक और शर्त तो नहीं रखी गई कि आप उन बच्चों को चुनो और कुरान और हदीस की शिक्षा के नाम पर, उसे पढ़ाए जाने के नाम पर, उसके अपरिपक्व दिमाग में ऐसे एक विचारधारा भरो जिसमें इस्लामिक कट्टरता दिखाई पड़े, और जब ये 8-10 साल 12 साल के हो जाएंगे, जब इनके अंदर इस्लामिक कट्टरता कूट कूट कर भर दी जाएगी, तो ये हमारे लिए एक रॉ मटेरियल बन जाते हैं जो आतंकवादी बन सकता है, जिहादी बन सकता है। उसके लिए तो पैसे नहीं खर्च किए जा रहे। तो ये एसआईटी की जांच इसके लिए निर्धारित की गई थी। अब इन लोगों को लगा कि जैसे ही जांच होगी धीरे धीरे पता चलेगा कि अगर इनमें से 4000 मदरसों में से अगर 200-300 मदरसे भी ऐसे में निकले जहां पर विदेशी फंडिंग से कन्वर्जन रैकेट, जिहाद की फैक्ट्री चलाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में सारे मदरसों के ऊपर प्रतिबंध लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, जांच की मांग को खारिज करवाते हैं। हाई कोर्ट में इन लोगों ने पिटीशन दायर किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन लोगों ने मांग की कि जब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के तहत इसका सर्वे हो चुका है और इसके जो
बेसिक एमिनिटीज हैं उसके लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। बच्चों की संख्या, रूम की संख्या, खाने पीने की व्यवस्था, टीचर्स और छात्रों के बीच का रेशियो, इन सब के लिए डायरेक्शन दे दिए गए हैं। तो केवल फंडिंग के लिए जांच क्यों होनी चाहिए? कहां से पैसे आते हैं ये सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। इन लोगों की मांग यही थी कि सरकार क्यों निर्धारित करे कि हम कहां से पैसे लाते हैं। ये चंदा के पैसे हैं और ज्यादातर इन लोगों ने जकात के पैसे, दान के पैसे दिखाए हैं कि हम पूरा जो मदरसा चला रहे हैं जकात के पैसे से चला रहे हैं, दान के पैसे से चला रहे हैं, जैसे देवबंद वाला करता है। इन लोगों का कहना है कि हम सरकार से कोई अनुदान लेते ही नहीं है, हम इधर उधर के पैसों से मदरसे चलाते हैं, तो हमको मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही मदरसा चलाते रहेंगे, सरकार हमारे कामों में हस्तक्षेप न करे। यह वही बात हो गई कि ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, गोला बारूद मंगवा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं ये हमारा टेरिटरी है, ये पूरी जमीन हमारी है, यहां पर हम कोई काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा सरकार तो करने नहीं देगी, क्योंकि अगर उस क्षेत्र में आपकी एक्टिविटी असामाजिक है, आप समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने के लिए उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सरकार की भूमिका है, सरकार का अधिकार है कि उसमें इंटरफेयर करे, और यही सरकार कर रही थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जांच से आपको समस्या क्या है? अभी जांच ही तो हो रही है। अगर जांच होती है और कुछ मदरसे इसमें पाए जाते हैं कि नहीं विदेशी पैसे भी आए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों के लिए किया गया है, कोई बात नहीं है, क्लीन चिट मिल जाएगी। सर, मौलाना गैंग की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये हो रही है, वो कह रही है कि ये बहुत टारगेटेड हमारे खिलाफ हो रहा है। हर चीज टारगेटेड होता है, चाहे वो मदरसा की बात हो या फिर महिलाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की बात हो। ये टारगेटेड क्या कहा जाता है? पहले किसी पर शक होता है, शक के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो आरोपी तय होता है कि आरोप इस पर लगे हैं तो ये आरोपी है कि नहीं, और उसके बाद जब सबूत मिलते हैं तो वो दोषी पाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है। अगर किसी भी तरह की कोई गतिविधि होती है, किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी क्षेत्र में भी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है, तो ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की जांच होनी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं से ये जानकारी मिले कि इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का धंधा चल रहा है, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गलत तरीके से बच्चों को भरमाया जा रहा है, तो उसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की चेकिंग होगी, उसी की जांच होगी। यही बात यहां पर है। क्या कभी भी ये देखने को मिला कि जितने भी सरकारी स्कूल भारत के अंदर हैं या फिर कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं हैं और उन जगहों पर ऐसे असामाजिक काम हुए हैं और लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से वो चलाए जा रहे हैं जिसके खिलाफ सरकार ने जांच नहीं की? अगर होता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में, जितने अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उन जगहों पर चूंकि इन लोगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है, प्रोफेसर भी वही पर छात्र भी वही, संगठन वैसे ही चल रहा है और उन लोगों की मानसिकता वही है, कम्युनिकेशन वही है, तो वहां पर कट्टरता पहले पनपता है और जब कट्टर विचार आते हैं तो उसे भरमाना आसान हो जाता है। फिर वहीं से जिहादी तैयार किए जाते हैं और जिहादी अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ जिहादी वो होते हैं जो बम बारूद रख के सुसाइड कर लिया, कुछ वो होते हैं जो गन लेकर कहीं घुस गए, मार दिया, कुछ जिहादी वो होते हैं जिसको लोन वुल्फ कहते हैं, अकेले अटैक करके किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना है, डर का माहौल पैदा करना है, और कुछ जिहादी वो होते हैं जो दिमाग से खेलते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल लव जिहाद के लिए, लैंड जिहाद के लिए, उसका इस्तेमाल मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ नफरती माहौल पैदा करने के लिए, हिंदुओं को टारगेट करने के अलग अलग तरीके डेवलप करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए, ये सब कुछ जिहाद का ही हिस्सा है। तो ऐसे जो जिहादी गतिविधियां चलती है उन्हीं जगहों को टारगेट किया जाएगा। तो ये मुस्लिम समुदाय जो उत्तर प्रदेश में है, इसे समझना चाहिए कि टारगेटेड अगर होता तो केवल मुस्लिम जो अपराधी हैं उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती, हिंदू अपराधियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता। अगर टारगेटेड होता तो इंस्टीट्यूशन के नाम पर, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पर सुधार की बात केवल मदरसों में की जाती, लेकिन यहां सुधार की बात तो सारे शिक्षा केंद्रों में की जा रही है। और उसी सुधार के लेवल पर यह मदरसा तक बात पहुंची कि मदरसा में पढ़ाई के नाम पर इन लोगों को केवल मजहबी शिक्षा दी जाती है, जिसको मार्केट में अगर लेकर जाएं
तो वहां पर इन लोगों की अहमियत कुछ नहीं होगी। और इसलिए मदरसा में जो ठीक ठाक एजुकेटेड होते हैं, यानी कि जो 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल का मदरसा पास करके आता है वहां शिक्षा बोर्ड से, वो भी मार्केट में आकर नॉन टेक्निकल काम करता है, मजदूर बन जाता है। तो उसको बदलने की जरूरत है, साइंटिफिक एजुकेशन चाहिए। ऐसे ये मदरसों का विवाद जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूसीसी की प्रक्रिया शुरू हुई, 1 जुलाई से लागू हो चुका है उत्तराखंड में, और 1 जुलाई से लागू हुआ वहां, तो सबसे पहले मदरसा बोर्ड भंग कर दिया गया। अब 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी आई कि कोई भी शिक्षा का केंद्र हो, चाहे मदरसा हो या भी मिशनरी का स्कूल हो, हर जगह पर अगर मजहबी शिक्षा एक लेवल पर दिया जा सकता है तो वहां पर साइंटिफिक एजुकेशन भी पैरेलल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कैरिकुलम खुद से बनाएंगे, पाठ्यक्रम खुद से बनाएंगे और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार किसी को भी कुछ भी पढ़ाते रहेंगे। ये देश के संपत्ति है। अगर उसके एजुकेशन के साथ देश के संसाधन बनता है, ह्यूमन रिसोर्स कहे जाते हैं, मानव संसाधन, तो उस संसाधन का उपयोग करने के लिए सरकार को भी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और महिलाओं के अधिकारों को लेकर सर, उसको लेकर जो मौलाना कह रहे हैं कि इस पे क्यों इंटरफेयर किया जा रहा है, ये हमारी मजहब की बात है। देखिए, उनकी मजहब की बात है तो अपने मजहब के दायरे में रहें और ये तय कर लें कि जिस देश में मजहबी फरमान लागू होते हैं, शरिया कानून चलता है, उसी देश में इनके ये फरमान भी लागू होंगे। ये भारत है, यहां संविधान सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। हालांकि कुछ गलतियां हुई है जिसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। ये सुधारने की प्रक्रिया, इसी को यूसीसी कहते हैं कि अब अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा तो फिर ये चीख चिल्ला कर नहीं कह सकते कि ये हलाला पर रोक कैसे लगाया गया, ये निकाह बच्चियों के कैसे कर दी गई, ये बाल विवाह कैसे हो गया। अगर बाल विवाह हो गया तो उसको कानून अपराध क्यों घोषित कर दिया गया, शरिया कानून नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बचते हुए फैसला दिया, मजहब की बात नहीं कर रहा था। वहां मानवाधिकार मतलब महिलाओं के मानवाधिकार भी होते हैं। तो इसी बात को लेकर कहा गया कि 9 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसको जमानत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इसे मजहबी रंग दे रहे हो कि उसका निकाह किया गया, निकाह करने के 4-5 साल बाद वो 18 साल की हुई, 22 साल की हुई, उसके बाद फिर उसका तलाक करवा दिया गया, किसी और से शादी कर दी गई, हलाला करवाया गया। तो ये तो उस महिला का शोषण है, उस बच्ची का भी शोषण है। तो आपके मजहब के कुछ नियम कानूनों के आधार पर महिलाओं के शोषण का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। इसलिए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया कि इसे जेल भेजो। और आगे एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 2 कोर्ट का जो फैसला होता है उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। यानी कि वो कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, उसका रेफरेंस किसी दूसरे मामलों में, दूसरी अदालतों में दी जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया है तो उसका नजीर बना के दूसरे हाई कोर्ट में उस फैसले के आधार पर फैसले दिए जा सकते हैं। हाई कोर्ट का भी फैसला है तो निचली जितनी अदालतें हैं वो इस फैसले को आगे के फैसलों के साथ जोड़कर देखेगी। तो इसलिए जिस तरह से तमिलनाडु हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, गाय या फिर बछड़ों की हत्या नहीं की जाएगी, स्लॉटिंग नहीं की जाएगी, वो तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसका उम्र 10 साल से ज्यादा ना हो जाए। वो भले ही मजहबी फैसला नहीं, धार्मिक फैसला नहीं था, उन्होंने इसको किसानों के रिसोर्सेस के तौर पर देखा। और पिछले कानून का हवाला देते हुए कहा गया कि नहीं, ये बकरीद के समय की सिर्फ बात नहीं है। बकरीद के समय ये याचिका दायर की गई थी मद्रास हाई कोर्ट में, क्योंकि मद्रास में गाय या बछड़ों के हत्या पर, उसके वध पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। एनिमल प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको बाहर कर दिया गया था कि नहीं, इसकी भी हत्या होगी। क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम भी है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, अब यह हत्या नहीं की जाएगी, आप इस पर प्रतिबंध लगाओ। अब वो तो तमिलनाडु के सारे कोर्ट में ये बाध्य होगा, सेक्रेटरी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए तमिलनाडु सरकार क्या की, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चली आई कि नहीं, इसको किसी तरीके से मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खत्म करना है। वही बात अब यहां पर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें एक तरह से निकाह पर, जो निकाह गैर जरूरी तरीके से की जाती है, उसके बाद हलाला पर बैन लगा दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धज्जियां उड़ा दी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं चलेगा।
और वही बात की जा रही है, उत्तराखंड में हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में अब लागू होने वाला है, असम में लागू हो चुका है, पश्चिम बंगाल में बिल पेश होने वाला है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो 17 से 18 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें सरकारें हैं, वो 6 महीना के अंदर सबके पास ड्राफ्ट पहुंच चुका है। उत्तराखंड ही ये ड्राफ्ट तैयार किया था, वहां लागू भी, इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो ये ड्राफ्ट के साथ हर स्टेट में अब यूसीसी लागू होगा, केंद्र में भी लागू होगा। अपने आप मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म, अपने आप ये निकाह हलाला खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का समय भी बचेगा, क्योंकि ये लोग इतने मुकदमे लेकर पहुंच जाते हैं वहां कि इन लोगों के मुकदमे में ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का समय जाया होता है, और ये फिर से वही राग अलापते हुए दूसरे तरीके से अपराध करने के, ये पूरा सिस्टम डेवलप करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कोर्ट के मदरसा से लेकर महिलाओं तक किए गए बड़े फैसले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। अब इस कानूनी कार्रवाई की आंच कहां तक जाएगी और इस फैसले से क्या बदलाव समाज में देखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।